हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट जो लेक्चर जो अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार के संदर्भ में देखा कि फर्स्ट वार जो था वो कब से कब तक स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें कौन कौन से राष्ट्र जो शामिल हुए और उसके बाद जो है इसका जो रीज़न क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वार का, अर्थात स्टार्ट कैसे हुआ ये। सो आज देखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रीटीज अर्थात जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधि, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रीटीज में देखिए यहाँ पे जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ। तो टेंशन वाज द बिल्डिंग अप द बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड पावरफुल कंट्रीज फेल्ट दैट सूनर और लेटर। तो 19वीं सदी के अंत में ही यूरोप के देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था और सारे महत्वपूर्ण देश यह मानकर चल रहे थे कि देर सवेरे युद्ध होने वाला ही है, ठीक है। ये वार वास इनविटेबल्स, मतलब देर सवेरे युद्ध होने वाला ही है। नॉन ऑफ देम वर कीप टू फाइट ए वार ऑन देयर ऑन, सो दे सेंड सेक्रेट ट्रीटी विथ वन अदर। ए प्राइमरी कंडीशंस ऑफ दिस treaties was that if one country was the attacked, its treaty partner would come to its aid. The following treaties laid the ground of the outbreak of the First World War. तो क्या हुआ यहाँ पे इस युद्ध के कारण जो था बहुत सारे राष्ट्र जो थे अकेले न पड़ जाए या सोचकर अलग अलग सारे देशों ने कुछ महत्वपूर्ण देशों के साथ जो है एक संधियाँ कर लिया सीक्रेट ट्रीटीज़ के लिए। उनमें से ऐसी शर्तियाँ थी कि यदि एक देश किसी दूसरे देश से युद्ध करता है तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया कि लिए पहले विश्व युद्ध में जो था निर्णायक भूमिका निभाने वाली कुछ संधियाँ वो इस प्रकार थी। नंबर फर्स्ट जो है आपका ट्रिपल अलायंस, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिदेशी संधि। क्या बोलेंगे? त्रिदेशी संधि। दिस ट्रीटी बिटवीन द जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली कैम इनटू फोर्स इन 1882। तो सन 1882 में जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में यह संधियाँ हुई थी। इट स्टिपुलेटेड दैट इफ एनी ऑफ द थ्री सिग्नेटर्स कंट्रीज वाज अटैक्ड बाय फ्रांस और रशिया, द अदर टू कंट्रीज वुड कम टू इट्स एड इन द इंसरिंग वार। तो जिसके अनुसार अगर इनमें से किसी देश पर फ्रांस या रूस द्वारा आक्रमण किया गया तो बाकी दो देश युद्ध में उतरकर उसकी सहायता करेंगे, ठीक है। जर्मनी पर अगर रूस या फ्रांस में से कोई भी देश अगर उस पर आक्रमण करता है तो जर्मनी की मदद के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी या इटली जरूर आएगा। ये उसकी ट्रिपल अलायंस के रूल्स थे या उसकी कंडीशन थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ट्रिपल एंटेटे, जिसको हम लोग त्रिदेशी समझौता कहते हैं। फ्रांस एंड रशिया वर uneasy about Germany's growing might and belligerence and were also wary of the Triple Alliance। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की संधि के द्वारा रूस और फ्रांस को अलग थलग पड़ने का खतरा महसूस होने लगा, ठीक है। सो वो दोनों जर्मनी की बढ़ती ताकत और आक्रामकता से चिंतित थे। एट द सेम टाइम ब्रिटेन वॉज वरीड अबाउट जर्मनीज माउंटेनिंग नेवल स्ट्रेंथ, ठीक है, उसकी आक्रामकता से चिंतित थे। सो द थ्री कंट्रीज इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट इन 1907, द कंडीशंस बीइंग दैट इफ एनी वन ऑफ देम वाज अटैक्ड बाय एन एनिमी कंट्री, द अदर टू वुड कम टू इट्स असिस्टेंस। तो यहाँ पर भी वही रूस से बना एक समझौता तैयार किया गया जिसमें ब्रिटेन, रूस और फ्रांस से मिलकर 1907 में इस शर्त पर किया कि यदि उनमें से किसी एक पर कोई अन्य देश आक्रमण कर दे तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जर्मनी ने तुर्की साम्राज्य से भी एक समझौता किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस टू ट्रीटीज, जर्मनी आल्सो द साइंड एन एग्रीमेंट विद द ऑटोमन एम्पायर इन विच टर्की promised to come to its aid of Russia attacked either Germany or Austria. Similarly, Russia entered into an agreement with Serbia that stipulated that Russia would come to Serbia's aid if it was attacked by Austria.
तो इसके अलावा जर्मनी ने भी तुर्की साम्राज्य से समझौता किया। अगर जर्मनी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस की युद्ध में या रूस युद्ध में उतरेगा तो तुर्की और जर्मनी के साथ देगा। दूसरी ओर रूस ने सर्बिया से समझौता कर रखा था कि अगर ऑस्ट्रिया इस पर हमला करे तो रूस सर्बिया की सहायता करेगा। दिस कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ द ट्रीटीज दैट द कंट्रीज मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ डिवाइडेड यूरोप इनटू 2 कैंप्स। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सारे देश जो था समझौता के जटिल जाल बुनकर बैठे थे। पूरा यूरोप 2 बड़े गुटों में बटा हुआ था। टेंशन केप्ट द बिल्डिंग अप बिटवीन द एलायंस। ठीक है, इट वॉज इन दिस volatile situation that the Archduke of Austria and his wife were assassinated. The assassinations provided Austria with an excuse to attack Serbia. Russia entered the war to support Serbia while Germany came to the aid of Austria. एक तरफ जर्मनी और दूसरी ओर ब्रिटेन के नेतृत्व वाले देश थे, तो दोनों गुटों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा था। इसी बीच सर्बिया में राष्ट्रवादियों ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार व राजवधु की हत्या कर दी। अब ऑस्ट्रिया को सर्बिया पर हमला करने का मौका भी मिल गया। रूस सर्बिया की मदद के लिए युद्ध में उतरा तो जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद के लिए तैयार हो गया। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे देखिए ये कार्टून पिक्चर जो है, तो इस कार्टून पिक्चर में हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो एक दूसरे की मदद के लिए जो तैयार हुआ था उन सारी बातों को इस पिक्चर में शो किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है फिगर 7.1 ए कार्टून पब्लिश्ड इन 1914 इट शो हाउ ऑल द यूरोपियन कंट्रीज वर ड्रॉ इनटू द वॉर। अर्थात इससे दिखाया गया कि किस तरह सारे देश युद्ध में खींचे गए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका सर्बिया है, ये छोटा सा स्टार्टिंग वाले जो है वो सर्बिया है। तो सर्बिया कहता है कि इफ़ यू टच मी आई विल, अगर मुझे या मुझ पर हाथ लगाओगे तो। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पे जो है आपका ऑस्ट्रिया, वो कहता है इफ़ यू मेक अ मूव आई विल, ज़रा हिलो तो जानो। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे जो है आपका रूस है। रूस कहता है इफ़ यू हीट दैट लिटिल फेलो आई विल, अगर तुम उस छोटू को मारोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर नेक्स्ट आपको जर्मनी है। ठीक है, तो जर्मनी कहता है, देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि इफ़ यू स्ट्राइक माई फ्रेंड आई विल, अगर मेरे दोस्त को मारोगे तो। फिर उसके बाद जो फ्रांस है, इफ़ यू हिट मी, तुम उसे मारोगे तो। फिर लास्ट में आता है ब्रिटेन, ही देयर इफ़ यू डोंट, अरे लोगों अगर आप ये मतलब एक दूसरे से लड़ोगे तो मैं कहाँ पीछे रहने वाला हूँ, ये करके ब्रिटेन भी उसके पीछे पीछे आ गए। तो ये कार्टून के आधार पे जो है यहाँ पे किस आधार पे कंट्रीज जो थे वो युद्ध में शामिल हुए, इन बातों को यहाँ पे दिखाया गया है। फिर आगे यहाँ पे देखिए अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग एंड मिलिट्रिज्म। ठीक है, अंतर्राष्ट्रवादी भावनाएं और सैन्यवाद, मिलिट्रिज्म। तो अल्ट्रा नेशनलिस्ट का मतलब होता है अति राष्ट्रवादी, फीलिंग भावनाएं, एंड और मिलिट्रिज सैन्यवाद। ओके, so let's start. Towards the end of the 19th century, many nationalist states were being established. तो 19वीं सदी के अंत में जैसे जैसे यूरोपीय राज्य स्थापित होने लगे, उन देशों की सरकारों ने लोगों को अपने राष्ट्र की सुरक्षितता बनाने के लिए उकसाते गए। Their government promoted the spirit of the patriotism among the peoples, encouraging them to make their nation state strong and powerful. They believed that the whichever nations possessed the most territory and the largest number of the colonies would be all powerful, while those that didn't would be crushed by their powerful neighbors. तो सारे राष्ट्र ये मानने लगे कि उनके कि जिसके पास सबसे अधिक भूमि होगी, सबसे अधिक उपनिवेश होंगे, वही सर्वशक्तिमान होगा, और जो नहीं करेगा उसे दूसरे ताकतवर देश कुचल देगा। दूसरी ओर कई नए समुदाय जिनकी अपनी खुद की भाषा या धर्म था, अपने आप को राष्ट्र
मानकर अपनी स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। इनमें से प्रमुख जो थे, at the same time many new countries sharing the same language or religions began to see themselves as the separate nation and launched the struggle to establish their own the independent states. Prominent among them were the Polish, ठीक है, चेक, हंगरी या हंगरियन, Slav and Jewish people, none of whom had their own independent state. तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो स्वतंत्र राज्य जो था वो आपस में संघर्ष करने लगे। इसमें प्रमुख जो थे पोलिश, चेक, हंगरी, इस्लाम तथा यहूदी, इनमें से किसी एक का अपना स्वतंत्र राज्य नहीं था। ठीक है, इसमें से खुद एक अपना कोई स्वतंत्र राज्य नहीं था। बट देयर वाज वन प्रॉब्लम विद एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंस linguistic state. Many of the peoples speaking the same language were spread across the different regions. It was the difficult to consolidate all these regions. बट यहाँ पे देखा जाए तो राष्ट्रीयता की संकुचित भावना, स्वार्थ, आर्थिक हित और कूटनीति इतनी बड़ी थी कि शांति की बात करनी बेमानी हो गई थी और शांति सद्भाव के स्थान पर आशंका, भय, द्वेष की भावना बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में शांत चिन्ह से सोचना किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत कठिन था। सो इस समय कई लोग डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे और वे सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करते थे। अर्थात वे सोचते थे कि योग्यतम राष्ट्र ही बचेगा और उन्नति करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं, ये व्हाई डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो क्यों हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ। इसको बेटा एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे। ठीक है, आज की जो लेक्चर यहीं पे हम इसको क्लोज करते हैं। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।